Hi everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. It's your Sheikh Hadi and today's topic is poetry section of class 12th from Flamingo book. And in this video, I will teach you My Mother at 66, Keeping Quiet, Thing of Beauty, Roadside Stand, Aunt Jennifer's Tigers. यानी कि आज के वीडियो में 5 पोम्स एक साथ आप पढ़ने वाले हो तो जल्दी से पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाइए ताकि कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप उसे नोट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोइट्री एंड इट इज़ माई मदर एट 66. This poem is composed by Kamla Das, who was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. कमला दास द्वारा रचित कविता माई मदर एट 66 एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कवयित्री के विचारों को प्रस्तुत करती है। ये वह विचार है जो बेटियां अपनी माताओं के साथ अनुभव करती हैं। बच्चे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं। और इसका सबसे पहला अनुभव होता है तब जब बच्चा स्कूल जाता है। जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, वो 3-4 घंटे के स्कूल में जाने के लिए वो माँ से लिपट के रोता है, वो जाना नहीं चाहता है। यहाँ पर कविता व्यक्तिगत भावनाओं के द्वारा इस सामान्य परंतु गहन मानवीय स्वभाव को सामने लाती है। Death is definite, inevitable, but people are afraid of losing their dear ones. As the poetess expresses, the bond between a mother and her child is special. The anxiety of losing the relationship is also strong. So let's start. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. पिछले शुक्रवार को जो कवयित्री थी वो कोचीन के पास अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई थी और फ्राइडे मॉर्निंग वो वापस लौट रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी। ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी, कार खुद ड्राइव कर रही थी और नेक्स्ट सीट पर बैठी थी इनकी मम्मा जो कि 66 ईयर्स की थी। तो जब हवाई अड्डे के रास्ते में यानी कि जब एयरपोर्ट जा रहे हैं उस रास्ते में मैंने माँ को देखा बिसाइड मी, जो मेरे बिल्कुल बगल में थी। डोज मतलब होता है ऊँघना। वो ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, उनका चेहरा इतना पीला था जैसे कि ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि मृत हो। ये बहुत ही बड़ी फीलिंग है। अपनी जिंदा माँ को उन्होंने मृत बताया, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी मम्मा की लाइफ नहीं रही। वो बगल में लेटी हुई थी और ऐसे लग रही थी जैसे लाइफलेस हो। एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, बिल्कुल लाश की तरह लग रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, मैंने उनका पेन महसूस किया। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं एज शी लुक्ड, जितनी वो हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने ये विचार अपने आप से परे हटाया। एंड लुक्ड आउट, और मैंने ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखा। तो बाहर क्या देखती हैं कवयित्री? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं। जैसे हम कभी किसी गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, कार में बैठते हैं तो हम सामने अगर अपनी विंडो से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, बच्चे बहुत खुश हैं और खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे हैं। The children represented a sharp contrast to the mother sitting beside her who was old and suffering from ill health. जो माँ बगल में बैठी हुई है, बीमार है, बूढ़ी है, और जो बच्चे बाहर हैं वो बिल्कुल एक शार्प कंट्रास्ट है, एक विरोधाभास है जो यहाँ पर कवयित्री दिखाना चाह रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कवयित्री सिक्योरिटी के रेलिंग के इस तरफ खड़ी हुई हैं। ये कवयित्री हैं और ये इनकी मम्मा हैं। तो जैसे ही ये बाहर देखती हैं एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा से मम्मी को देखती हूँ। वैन पेल,
वो इतनी ज़्यादा वैन थी, कलरलेस थी, मतलब उनका चेहरा बेरंग हो चुका था। एंड पेल, पेल भी मतलब पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियों का चांद हो जो रात में हम देखते हैं, पीला पीला सा लगता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे पुराना वही दर्द याद आया। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। जैसे कि जब बचपन में भय होता था ना कि माँ खो देगी, माँ खो जाएगी, और अचानक से वही डर वापस आता है। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने उस डर को पीछे किया और मम्मा से बोला, सी यू सून अम्मा, अम्मा दोबारा मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने उनको देखकर सिर्फ मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया। मतलब मुस्कुराते हुए अपनी माँ को इन्होंने विदा किया। द पोइटेस स्माइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू मेक हर मदर हैप्पी, ताकि माँ खुश रहे, माँ हंसता हुआ चेहरा याद करे अपने बच्चे का, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को देखकर स्माइल किया, मुस्कुराया। तो ये थी पोम माई मदर एट 66। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट पोम पर चलते हैं। नेक्स्ट पोम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, composed by Pablo Neruda. It is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bozalto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. यानी ये पोम पैब्लो नेरूडा की है, और पैब्लो नेरूडा को 1971 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा चुका है लिटरेचर के लिए। तो आइए देखते हैं और समझ में कोशिश करते हैं कि कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है। पोम स्टार्ट्स, नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि कहता है कि हम सब 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और तब तक के लिए हम चुप रहेंगे। ये कविता एक क्षण के लिए चुप रहने और कुछ ना करने की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि हम अपना आत्मविश्लेषण कर सकें। आत्मविश्लेषण मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप का विश्लेषण करना, कि हम अपने आप को समझें। ये पोम हमको इसलिए प्रेरित करने के लिए लिखी गई है। कवि आगे क्या कहता है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कवि कह रहा है 12 तक गिनो, और 12 तक गिनने का मतलब है कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। सो द पोएट माइट हैव यूज्ड द फ्रेज काउंट टू 12 एज देयर आर 12 आवर्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ क्लॉक, और एज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। कवि धरती पर एक ऐसा क्षण चाहता है, एक ऐसा टाइम जब सब कुछ चुप हो, कोई भाषा ना बोली जाए और लोग दूसरों के मौन को समझ सकें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, केवल एक क्षण के लिए चुप हो जाएंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, यहाँ तक हम अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक बहुत ही अलग सा क्षण होगा, एक असामान्य और रोमांचक क्षण होगा। एंड विदाउट रश, जिसमें कोई भागम भाग नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई भी ध्वनि नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सब कुछ स्थिर होगा, और इस क्षण में, इस विचित्र क्षण में क्या होगा? मानवता के जो संबंध होंगे, जो ह्यूमैनिटी बॉन्ड होगा, विल गेट स्ट्रॉन्गर, वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछेरा होता है, जो फिशरमैन जो मछली पकड़ता है, वो ठंडे समुद्र में जाता है और क्या कहता है? वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जब वो भी चुप होगा, कुछ नहीं करेगा, तो क्या होगा? जो व्हेल मछलियाँ होंगी उन वो सुरक्षित हो जाएंगी। इस प्रकार से ये जो थिंकिंग है वो इस प्रकार इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जो मनुष्य होगा वो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएगा, यानी कि द ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। द मैन हु गादर्स साल्ट विल बी एबल टू टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स, जो आदमी नमक इकट्ठा करता है उस व्यक्ति के जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, उन हाथों को भी थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा।
जिसके पास पहले उसके पास समय नहीं होता था अपने हाथों को रिलैक्स करने का, लेकिन आज होगा। Thus, nature and human both will be able to recover from their wounds. इस प्रकार से दोनों ही अपने घावों से उबरने में सक्षम हो जाएंगे। आगे देखते हैं। Those who prepare green wars, वो व्यक्ति जो ग्रीन वॉर करते हैं। ग्रीन वॉर मतलब क्या होता है? पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध। कंफ्यूज्ड, सॉरी, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो गैस से और फायर से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जब इस प्रकार का युद्ध होता है तो जीत तो मिलती है बट लास्ट में कोई सर्वाइवर नहीं बचता, यानी कोई शेष ही नहीं रहता। विजय का उल्लास मनाने के लिए कोई नहीं बचता। कवि कहता है ऐसे व्यक्तियों को भी अपने सारे काम बंद कर देने चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी के जो खून के धब्बों से सने हुए अपने कपड़े हैं वो उतर सके, नए कपड़े पहने और अपने भाइयों के साथ चले। कुल मिला के कवि का कहने का मतलब है कि जो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स। यहाँ ब्रदर्स का मतलब है अपनी ह्यूमैनिटी के साथ, अपनी मानवता के साथ, इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करे। दैट वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। द पोएट मेक्स अ क्लैरिफिकेशन दैट दो ही इज एडवोकेटिंग द नीड फॉर साइलेंस, हिज एडवाइस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। ये ना समझा जाए कि पूरी तरीके से निष्क्रिय है। ही डज नॉट वॉन्ट एनी एसोसिएशन विद डेथ, वो मृत्यु से कोई एसोसिएशन नहीं चाहता। ही सेज दैट लाइफ इज मीन टू बी लिव्ड, वो चाहता है कि मनुष्य जिए। मतलब उसकी सलाह का मतलब ये नहीं है कि सब मर जाएं, वो कहता है कि जीवन को खुले होकर जिए, फ्रीली जिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कभी आगे सुझाव देता है कि अगर हम इतना सिंगल माइंडेड यानी आत्मकेंद्रित नहीं होंगे और स्वार्थी होंगे तो इसको हमको बंद करना चाहिए। एक क्षण के लिए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने, अपने लक्ष्यों को पूरा करने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी हमको ये सिखा सकती है, as when everything seems dead, कि जब सब कुछ खत्म होता है तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए that there is some activity under apparent stillness, कुछ तो है जो अभी भी चल रहा है। For instance, a seed appears to be dead, जैसे कि एक बीज होता है वो dead दिखता है, but huge fruit bearing trees are born from such seeds lying dead here and there, पर उन इधर उधर बिखरे हुए बीजों से बड़े बड़े फल देने वाले वृक्ष जन्म लेते हैं। फाइनली द पोएट वॉन्ट्स टू कीप क्वाइट while he is counting to 12, after which he will leave, यानी कि कवि कहता है कि जब तक मैं 12 गिन रहा हूं तब तक हम मौन रहें और इसके पश्चात कवि यहां से चला जाएगा। तो ये थी पोम कीपिंग क्वाइट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोम देखते हैं। नेक्स्ट पोम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। This poem is an excerpt from Keats' first epic poem, Endymion, a poetic romance. The poem gives us a message that the thing of beauty is a joy forever. Beauty is a concept that is found everywhere around us and thus never ends. Our earth is full of innumerable beautiful things that are a part of nature. In addition, even our mighty ancestors, their stories, and all things related to them are things of beauty. So beauty and all beautiful things are like an endless fountain sent by God. जो पोम है, जो कविता है, सुंदरता की उपचारात्मक गुण को प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार सुंदरता की वस्तुएं हमें आगे बढ़ने, खुश रहने और शांतिपूर्ण रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन इस पोम का भी पढ़ते हैं कि क्या है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, एक सुंदर वस्तु जो हमें हमेशा आनंद देती है। कवि उन सुंदर वस्तुओं की चर्चा करता है जो सदैव हमें आनंद प्रदान करती हैं, अनंत सुख देती हैं और उनकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं होती। हमारे आसपास देखें, सबसे सुंदर बच्चे को कौन सुंदर लगता है? सबसे ज़्यादा बच्चे को उसकी माँ अच्छी लगती है, माँ सुंदर लगती है, माँ से सुंदर कोई नहीं। और अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो सबसे सुंदर कौन है? पृथ्वी माँ। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा नहीं होता कि कभी कुछ ना हो।
बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। बल्कि हमारे लिए एक जो बोवर होता है, एक छायादार स्थान होता है, हमें स्लीप देता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी नींद जिसमें सपने आते हैं, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ऐसा आराम देता है कि हम शांति से सांस ले सकें। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मोरो, आने वाला प्रत्येक कल, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम एक ऐसा फ्लावरी बैंड बनाते हैं, एक सुंदर फूलों की माला बनाते हैं जो हमको धरती से और अधिक मजबूती से जोड़ती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, भले ही हम कितने निराश हों, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, हम मनुष्यों के उत्तम गुणों की कमी से, ऑफ नोबल नेचर्स, प्रकृति से, ऑफ द ग्लूमी डेज, उदास दिनों से, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, हम कितने ही अनुचित एवं पथ भ्रष्ट करने वाली चीज़ों का अनुसरण करते हैं और स्वयं को ही हानि पहुंचा लेते हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग, लेकिन इन सब के बावजूद, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, फ्रॉम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इनसे छुटकारा पाने में सहायता देती हैं। और वो कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रकृति के कुछ अद्भुत दृश्य, सच द सन, जैसे कि सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, बड़े बड़े पुराने पेड़, इनकी छाया होती है, एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, यह छायादार स्थान, फॉर सिंपल शीप, छोटी छोटी सी भेड़ें, एंड सच आर डेफोडिल्स, यह सुंदर सुंदर फूल, जंगली झाड़ियों के बीच में खिले हुए डेफोडिल्स के फूल, विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरी भरी दुनिया में जहाँ वे रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, सच नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो क्या करती हैं? गर्मी की तपन से राहत दिलाती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों झाड़ियों के बीच में खिला हुआ, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जहाँ पर कस्तूरी पुष्प खिलता है, एंड सच टू इज़ द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत सुंदर हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम मृत्यु में भी सुंदरता ढूंढते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने वीर एवं शक्तिशाली हम जिनको कहते हैं, वो कहते हैं कि उनकी कही हुई सारी सुंदर कथाएं वो भी सुंदर वस्तुओं की सूची में हैं। ऑल लवली टेल्स, सारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने पढ़ी या सुनी, एंड इनलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सब वो नश्वर प्याला है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग से गिरते हुए झरने की तरह है, और मानव सभ्यता इन अमूल्य उपहारों का आनंद ले सके, इसलिए ईश्वर ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। The poem presents the healing quality of beauty accordingly. Things of beauty encourage us to move forward. हम आगे बढ़ें, be happy and be peaceful. हम खुश रहें, हम शांत रहें. It moves away the pall of misery, sorrow and disappointments from our life. ये कष्ट, दुख और निराशा के बादलों को हमारे जीवन से हम दूर कर सकें। तो ये थी पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम है। इसका सेंट्रल आइडिया आपको ज़रूर से ज़रूर लर्न करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोम देखते हैं, और जो है रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड is composed by Robert Frost, who is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, peoples, and landscapes. In this poem, Robert Frost tries to depict the lives of poor people of villages and at the same time portrays his deepest sympathies and his feeling of humanity. कविता सजीवतापूर्वक गांव के आर्थिक रूप से अल्पोषित ग्रामीण लोगों का वर्णन करती है, जिन्हें अक्सर चालाक लोगों द्वारा मूर्ख बनाया जाता है। ये दयनीय चित्र शहर में रहने वाले विलासी किंतु असंवेदनशील लोगों से विपरीत है। आइए देखते हैं कि क्या है पोम अ रोड साइड स्टैंड। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है जिसमें शेड बना हुआ है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, और मकान मालिकों ने ये छप्पर सड़क के किनारे इसलिए बनवाया है जिससे सड़क पर तेज गति से जो गुजरते हुए वाहन हैं वो इस पर ध्यान दें और वहाँ से भोजन और खाद्य सामग्री को खरीदें। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कहना सही होगा कि रोटी के लिए, बट फॉर सम ऑफ द मनी, पैसे के लिए, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट।
इसलिए बनाया गया है ताकि जो अमीर लोग अपनी सुंदर गाड़ियों से शेड के पास से गुजरे, वे लोग वहां रुकें, कुछ सामग्री खरीदें और कुछ नगद राशि मालिकों के हाथ में आए ताकि वो शहर में बिकने वाले सामानों में से कुछ खरीद सके। और इफ इवर असाइड द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, लेकिन होता क्या है कि जो पॉलिश मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो इसके पास से गुजरते हैं विद अ माइंड अहेड ऑफ, और इफ इवर असाइड अ मूवमेंट, वो तो ध्यान ही नहीं देते और चले जाते हैं। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, ऐसा लगता है जैसे कि वो गंदे रंग की और सजावट को देख करके वो झुंझला रहे हैं। और इफ इवर असाइड अ मोमेंट, या आगे बढ़ते हैं एक क्षण के लिए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और फिर एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो सुंदरता को बिगाड़ दिए हैं विद द आर्टलेस पेंट, उन्होंने ऐसा पेंट यूज किया है जिससे कोई आर्ट नहीं बन सकती है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, एन और एस उल्टे लिखे हुए हैं जो कि लापरवाही को दर्शा रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स, वो देखते हैं कि लकड़ी के डिब्बों में जंगली जामुन है। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉल्ट, या फिर मुड़ी हुई गर्दन चांदी जैसे रंग के गांठों वाली लौकी वहां बेची जा रही है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, इन वस्तुओं के अतिरिक्त ये स्थान सुंदर वातावरण में ठहरने का प्रस्ताव भी देता है। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, तो वो जो समृद्ध लोग वहाँ से गुजरते हैं वो ख़राब तरीके से बने हुए उस स्टॉल की जो मौलिक सुंदरता है उसे ख़राब, मतलब उसको ख़राब लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सामान जो बेच रहे हैं वो लोग नहीं अच्छे हैं, जो आसपास का दृश्य है वो नहीं अच्छा है, उसकी बजाय वो जाके मॉल से खरीदेंगे भले ही उससे ज़्यादा पैसा देना पड़े। ये लोगों की सोच है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड, और जो कुछ वो कहना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि वो लोग कंजूस हैं या फिर स्वार्थी हैं या पैसा खुद रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हियर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम खुद यहाँ पर आते हैं, अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और शहर का पैसा अपने हाथों में फील करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, हम भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, हम भी अपने आप को एक प्रॉमिस करना चाहते हैं दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, हम चाहते हैं कि जो पार्टी है पावर में, जो लोग पावर में हैं यानी कि जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो सब भी क्या करें, राजनीतिक दल के कार्य क्षेत्र का अगर हिस्सा है तो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करें, उनको प्रॉमिस करें, जो वो करते हैं वोट लेते समय लेकिन बाद में भूल जाते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, न्यूज़ में भी आया है कि इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक गांव में पुनर्स्थापित किया जाएगा। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गादर्ड इन, उनको इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, उनके गांव में थिएटर स्टोर बनाए जाएंगे। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्स एनी मोर, जहाँ उनको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जहाँ पर लालची अच्छे काम करने वाले बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकार बन जाते हैं, वो that are calculated to soothe them out of their wits, उनको शिकारी पशु कहा गया है। यहाँ पे संपन्न लोगों को शिकारी पशु कहा गया है क्योंकि वे देहाती लोगों को लाभ प्रदान करने की आड़ में उनका शोषण करेंगे। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, वो अपने वादों को भूल जाएंगे, सो जाएंगे। डिस्ट्रॉय रियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, जिस वजह से गरीब लोग जो होंगे वो और अधिक दरिद्र हो जाएंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी तो कभी ये महसूस करता है कि वो उन लोगों द्वारा महसूस की जा रही उस उदासी और निराशा को कभी सहन नहीं कर पाता जो उनकी लंबी समय से की गई इच्छा के अपूर्ण होने पर उत्पन्न होती है। मतलब आप सोचिए कि क्या वो नहीं चाहते कि हमारे पास भी पैसा हो, हमारे पास भी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, हम लोग भी अच्छी अच्छी शॉप पे जाएं, चाहते हैं, बट उनके पास पैसा नहीं है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उनके पास भी घर की खिड़कियाँ पूरे दिन खुली रखते हैं, मानो वो चाहते हों कि दैट वॉइट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, खुली प्रेयर करते हैं। फॉर द स्क्वेल्स ऑफ ब्रेक्स, की ब्रेक लगे। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, एक कार रुके। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, जो हज़ारों स्वार्थी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर, कभी कभी एक आधी रुकती है और खाली क्या पूछती है कि व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर, कि किसानों के दाम क्या है। जैसे पूछ लिया कि लौकी कितने की है, या फिर ये कितने का बेच रहे हो, ये कैंडल कितने की है। मैं खरीदना नहीं है, बस केवल पूछताछ करनी है।
जबकि जो इस तरह रोड साइड स्टैंड पे बेचते हैं वो बहुत अच्छा सामान होता है, वो बिल्कुल फ्रेश सामान होता है, लेकिन बस वो देखने में सुंदर नहीं लग रहा। कभी कभी कुछ लोग वन डिड स्टॉप रुकते हैं बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड। कभी कभी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये कितने की हैं, और फिर तुरंत ही पीछे मुड़ जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। कभी कभी पूछते हैं कि रास्ता किधर जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। कभी कभी पूछते हैं कि यहाँ पेट्रोल है। जो किसान होता है गुस्से लगती है, उसको कहता है कि बताओ ये लोग देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल है कि नहीं। वास्तव में जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर में रहने वाले लोगों के कठोर बर्ताव से परेशान है। इसके साथ ही वो शहरी लोगों की सोच और ग्रामीण लोगों की वास्तविकता के मध्य अंतर को भी ये कविता दर्शाती है। नो इन कंट्री मनी, जो ये कवि इस बात पर शोक करता है कि जो कंट्री का मनी है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो आर्थिक निर्भरता है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, उसे कभी भी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन जंजीरों को तोड़ने के लिए और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस देहाती लोगों में है ही नहीं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स टू कंप्लेन, और इसलिए जो इनकी जो आवाज़ है, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, इसमें कुछ भी इनको आराम मिलेगा। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, उनके दरिद्रता और उनके अभाव के कष्ट से मुक्त करेगा। एंड दैट नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, कवि कहता है अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ या फिर मतलब जगता हूँ, तो सोचता है कि क्या होगा। हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, क्या कोई ऐसा होगा जो उसके लिए भी ऐसा ही सोचे। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, ताकि इन लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर अपने दर्द और पीड़ा से मैं राहत पा सकूं। क्या कोई ऐसा होगा जो इनको इनकी पीड़ा से मुक्त करा पाएगा। तो ये थी पोम रोड साइड स्टैंड। आइए लास्ट पोम देखते हैं, जो कि है आंट जेनिफर्स टाइगर। इन दिस पोम the poet Andren Rich addresses the issue of male dominance and how it can control a woman's body but not mind. Aunt Jennifer, the protagonist, symbolizes women all over the world. आंटी जेनिफर मुख्य पात्र जो है वो पूरी दुनिया की उन स्त्रियों का प्रतीक है जो कि मेल डोमिनेंस की यानी कि पितृसत्तात्मक प्रणाली के हाथों किए जाने वाले उत्पीड़न से पीड़ित हैं। उन्होंने एक कढ़ाई करके एक जंगली विदेशी शक्तिशाली बाघों को प्रस्तुत किया है, और जो कवि है वो उनसे इसके माध्यम से वो नारीवादी मुद्दों को दर्शाती है। आइए देखते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स। प्रिंसेस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर का टाइगर जो कि उस पर कढ़ा हुआ है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। ब्राइट टोपाज, जो उसके नेल्स हैं वो बिल्कुल सुनहरे पुखराज की तरह हैं। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो हरे होते हैं। ये दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये हरे पेड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में रहते हैं और वृक्ष के नीचे खड़े हुए मनुष्यों से वो नहीं डरते। ये जो बाघ हैं ये एक सभ्य, शिष्ट एवं आत्मविश्वास से भरी चाल चलते हैं। द पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। वास्तव में ये जीवित बाघ नहीं है, वे उनके द्वारा चित्रपट पर बनाए गए बाघों की छवियां हैं। आंट जेनिफर, जिन्हें पुरुष प्रधान समाज के उत्पीड़न करने वाले हाथ ने बंदी बना लिया है, वे अपनी कलाकृति एक आज़ाद वैकल्पिक संसार की रचना कर रही हैं। ये बाघ उनके सपनों, उनके जीवन पर अधिकार रखने वाले नियमित दबाव और भय से मुक्ति की उनकी इच्छा को दर्शाते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ये इनकी हाथों में ऊन के गुल्ले की तरह चलते हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उन्होंने हाथी दांत की सुई दी हुई है कढ़ाई करने के लिए और उसको खींच नहीं पा रही, कठिनाई हो रही है। वे इतनी भयभीत हैं कि उनका वजन भी नहीं संभाल पा रही हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल से किए गए विवाह की अंगूठी, ये इंग्लिश कंट्रीज़ की हैं आंट जेनिफर, वहाँ पर जो रिंग होती है वो शादी का प्रतीक होती है, तो शादी की अंगूठी उनके हाथों से भारी लगती है। इससे ये पता चलता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबी हुई हैं। व्हेन आंट इज डेड, कवि कहता है कि जब आंट नहीं रहेंगी इस दुनिया में, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाई,
कवयित्री कहती हैं कि मृत्यु भी आंटी जेनिफर को उस आघात से मुक्ति नहीं दिला सकती जिससे वे अपने जीवन में गुजर रही हैं। उनका जीवन उनके ऊपर किए गए उत्पीड़न और कठोर परीक्षणों की कहानी बन जाएगा। हालांकि उनके द्वारा सजित बाग अनंत रहेंगे। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. वो गर्वित रहेंगे, निर्भय रहेंगे। यहाँ हमें कविता में पारंपरिक विषय की झलक मिलती है। कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि स्त्रियां स्वयं इन बाघों का सृजन करती हैं। उन्हें अपने बंधन तोड़ने, स्वयं को बाघों की भांति निर्भय बनाने की आवश्यकता है। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आंट जेनिफर जो इतने लंबे समय से अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को सहन कर रही थी, वे अब जो मेल डोमिनेंस है उससे फ्रीडम चाहती हैं, मेल चेवनिज्म से फ्री होना चाहती हैं। तो इस पोम में जो पोइटेस हैं वो एक आंट जेनिफर के माध्यम से ये दिखाना चाह रही हैं कि जो पितृसत्तात्मक प्रणाली के हाथों किए जाने वाले उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं हैं वो अपने आप को फ्री करना चाहती हैं, बट उनके आगे कोई रास्ता नहीं है। फॉर वुमेन देयर इज़ नो एस्केप एंड शी हैज़ टू सकम टू इट। इसके आगे झुकना ही पड़ता है, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने क्लास इंटर में फ्लेमिंगो बुक में दी हुई 5 पोम्स को एक साथ पढ़ लिया है। आप सारी पोम्स का एक साथ रिवीजन इससे कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।